तो आज हम अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का। डाइजेशन वाला चैप्टर कट गया इस बार, तो ठीक है हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन पे आते हैं। आप लोगों को पता है कि जो भी न्यूट्रिशन के अंदर खाना होता है तो वो आपकी बॉडी ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन अभी आपको एनर्जी नहीं मिली है। अभी जस्ट आपकी बॉडी ने न्यूट्रिशन लिया है। न्यूट्रिशन लेना और एनर्जी निकलना तो अलग बातें होती हैं, बता दूं आपको। अभी जस्ट आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन क्या है, हर सेल के पास न्यूट्रिशन पहुंच चुका है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो कि ब्रेक डाउन हो जाते थे, याद करो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सब तुम्हारी बॉडी में है। अब इससे एनर्जी कब निकलेगी? तो जब भी ये जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जब भी ये ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे आप लोग सांस ले रहे हैं, तो ये जो आपने सांस ली, तो अब ये ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगी और जितना भी फूड था उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, तो जो भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में है, जितना भी वो ऑक्सीडाइज होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी निकल के आएगी। तो एक तो सिंपल होता है हमारे पास ब्रीदिंग, जो सिर्फ यहीं से कंसर्न है। हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो इतना हिस्सा क्या हुआ हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग का हुआ। लेकिन ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट मैकेनिज्म है किस चीज का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, राइट। आप लोगों ने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन लेने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, तो उसका फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी निकलेगी, राइट। और वो एनर्जी Yes, बॉडी sir. यूटिलाइज करेगी इन डूइंग वेरियस फंक्शंस, राइट। तो ये अंदर का जो प्रोसेस है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो कैन वी से दैट respiration is divided into two processes, first is breathing and second is cellular respiration, right? Yes, sir. So it is a physico-chemical process. So respiration is a process by which oxygen is taken up by the body to oxidize the food and it releases the energy. ठीक है, और क्या क्या साइड प्रोडक्ट होते हैं, तो साइड प्रोडक्ट आर दी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमारे पास निकल के आता है, रिमेंबर दैट। तो ये विधि, तो अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूंगा तो कैन वी से दैट पहले मेरे पास ब्रीथिंग है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन है और फिर दोबारा से ब्रीथिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन लोगे फिर वो अंदर जाएगा और फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे, राइट। अब Yes. अगर मैं अंदर की बात करता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ऑब्वियसली अंदर दो टाइप का प्रोसेस होता है, मतलब डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो एक सेलुलर हो सकता है, एक एनारोबिक हो सकता है, आई मीन एरोबिक। एरोबिक एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू नो इट। और सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इससे फूड ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी निकल के आती है। तो एरोबिक कौन करते हैं, कैन वी से दैट प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। एंड एनारोबिक कौन करता है, Yes, sir. प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोस्टली। वैसे हमारी बॉडी का आरबीसी भी एनारोबिक करता है, यू नो इट, ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आपने ब्रीदिंग लिया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग, फिर अंदर गया तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ, फिर वो गैसेस हमारे टिश्यूज के पास गए और वहीं से फिर वेस्ट निकल के आया, और फिर हमारे पास मतलब ये एलिमिनेशन हुआ, और फिर दोबारा से वो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर चली गई। तो ये तो था प्रोसेस मेरे पास एरोबिक का, कि आपने पहले सांस ली, फिर एल्वोलाई के साइड पे जाके वो एक्सचेंज हुई, ठीक है, फिर अपटेक एंड एलिमिनेशन ऑफ गैसेस बाय द टिश्यूज और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। तो हमने जब सांस लिया है तो ये ट्रांसपोर्ट तो लंग के पास हुआ, फिर टिश्यू सेल के पास जाके क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, और अंदर जब ऑक्सीजन चली गई तो अब क्या होगा, जो भी ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, राइट। तो ये मेरे पास है। अब ये तो एक स्टेप हो गया, अब वहां से वापस भी तो आएगी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, देखो एलिमिनेशन में लिखा है, फिर दोबारा से ट्रांसपोर्ट होगा एल्वोलाई के पास और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, राइट। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर, गॉट इट। ये इक्विलिब्रियम का साइन बताया था मैंने अभी Yes, sir. रिसेंटली। तो ये जो साइन है इसका मतलब ये ऊपर ऐसे भी, मतलब रेट है ना दोनों का, भाई दोनों का रेट इक्वल हो गया होगा ना, Yes, हम sir. ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी तो रहे हैं साथ साथ, तो इसीलिए। तो अब हमारे पास देखो, हमारे पास तो लंग्स हैं, हमारे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, बट अदर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं। अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है, तो वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। और इन्वर्टिब्रेट में भी सबसे छोटे वाले, जैसे स्पोंजेस, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, याद है। तो इन सबके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की पूरी बॉडी से रिस्पिरेशन होता रहता है।
अर्थवॉर्म की पूरी स्किन होती है जिसको हम क्यूटिकल भी बोलते हैं, तो इसको हम सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म की स्किन वैसे भी मॉइस्ट होती है बहुत। इंसेक्ट के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच होता है तो इनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल यू ऑलरेडी नो, गिल्स। अम्फीबियंस के पास दोनों होता है, जैसे कि फ्रॉग स्किन से भी कर सकता है, लंग से भी कर सकता है। और हम तो जमीन के ऊपर रहते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, मैमल्स। तो इनके पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लंग्स। और ये लंग्स ही हमारे पास इस चीज के लिए रोल प्ले करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में और सांस लेने में। आप लोग जानते हैं हम सांस कैसे, क्या हम सांस अपने आप लेते हैं या फिर ये हमें याद दिलाना पड़ता है बॉडी को सांस ले लो? सर इनवॉलेंटरी है ये, इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन करता है। हाँ, आप जानबूझ के कम ज्यादा कर सकते हो कॉन्शियसली, लेकिन वो नेचुरली अपने फोर्सबल आप कर होता सकते हैं। रहता है, राइट। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब ना आप लोगों ने शायद बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू यस कांस्टेंट सर। या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मेरी जो रिब्स है, जो मेरा डायफ्राम है, डायफ्राम अगर मेरे पास, देखो ऑलरेडी ना डायफ्राम टेढ़ा होता है, तो जब डायफ्राम ऐसे सीधा हो जाएगा तो बताओ वॉल्यूम ज्यादा हो गया कम हो गया? ज्यादा। और रिब्स मेरी बाहर की साइड निकल के आती है, तो यस रिब्स सर। बाहर की साइड और डायफ्राम टेढ़े से ऐसे सीधा हो गया, तो इसका मतलब अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली एयर अंदर चली जाएगी, क्योंकि यस। एयर हमेशा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई टू लो। तो इसीलिए ये इनहेलेशन हो जाएगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे वही डायफ्राम अब फ्लैट से एकदम सीधे से एकदम टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, और रिब्स अंदर की साइड चली जाएंगी, तो अंदर का वॉल्यूम वॉल्यूम कम, डिक्रीज प्रेशर रहेगा। ज्यादा। तो अब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का कम, तो इसका मतलब तुम क्या कर दोगे, सांस को बाहर निकाल दोगे, राइट। यस सर। अब हमारे पास रिस्पिरेशन के अंदर एक है कंडक्टिंग पार्ट, एक है एक्सचेंजिंग पार्ट। एक्सचेंजिंग पार्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एल्वलाई। एल्वलाई पे हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, राइट। और एक होता है मेरे पास कंडक्टिंग पार्ट, जो कि कंडक्ट करता है सांस के लिए, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट, जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, क्लींजेस करता है, ठीक है, और उसको ह्यूमिडिफाई करता है, क्योंकि आप लोग ड्राई एयर ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा गीला बनाना होता है, एकदम ड्राई एयर नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरा सिस्टम देखा होगा ना, जैसे नेसल ट्यूब हो गया हमारे पास, नेसल कैविटी, फिर नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर हमारे पास ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शियरी ब्रोंकियल्स, राइट, एंड देन एल्वलाई भी है। यस सर। तो पूरा 10th का आपने पढ़ रखा है ये। और एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है, एल्वलाई पे जाके एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज का ही कनेक्शन है, हमारा पूरा सिस्टम एल्वलाई के आसपास से वो रखा है कि जैसे पार्टी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसे एल्वलाई और यहाँ पे कैपिलरीज का वो नेटवर्क है, वो बॉर्डर है, यहाँ से सामान सारा उस पार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो तो ये एल्वलाई तक का वन एक सेल पूरा थिक बॉर्डर। होती है ना क्या सर? एल्वियोलाई की बॉल्स एकदम वन सेल थिक होती है ना? वन सेल्टिक होती है? मतलब उस पूरी लेयर में खाली एक सेल रहता है? हाँ हाँ, सिर्फ एक लेयर है वो एक हम्म। इपिथेलियम की लेयर है, पतली सी। तो ये जैसे बैलून होता है, इस टाइप की लेयर है वो। तो एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, उसी के आसपास पूरी कैपिलरीज ने उसको पकड़ रखा है, ठीक है, कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क है। तो ये था हमारे पास। तो इसी तरीके से आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, हमारे पास फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया के पास आप लोग जानते हैं ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, राइट, 10th क्लास में पढ़ा था, टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग, क्योंकि अगर आप सांस बाहर निकाल दोगे यस तो वो सर। चिपक जाएगा। तो अगर आप सांस बाहर निकाल दोगे वो चिपक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्यारे बच्चों? To prevent the trachea from collapsing when no air is there. यस। ओके, तो ये तो था हमारे पास डायफ्राम, लेफ्ट लंग, राइट लंग। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, इसमें तो ज्यादा चीज दिखा भी नहीं लगती, बल्कि आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में देखना है, राइट। आप लोग जानते हैं ये एक ट्री की तरह ब्रांच होता रहता है, राइट, डिवाइड होता रहता है। सो वो कैसे होता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एल्वलाई आ जाता है, राइट।
यस सर। अब हम लंग्स की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं एक बहुत ही स्पॉन्जी ऑर्गन है, क्योंकि आप लोग सांस बाहर निकाल सकते हैं, अंदर के साइड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन जो होते हैं उसके पास अ पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। तो अब ये जो एल्वेलाई होता है ये सबसे लास्ट पार्ट है इसका, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, जूम करके दिखाया हुआ है, देख रहे हो आप लोग, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास एक डायफ्राम है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बहुत ही सुंदर सा, तो इसको जूम करके दिखाया हुआ है, देख रहे हो ये एल्वेलाई, ऐसे बंडल लाइक स्ट्रक्चर, और इसी Yes, के sir. आसपास ये कैपिलरीज की लेयर भी होती है, ठीक है। और ये जो आप एक लेयर देख रहे हो ना, ये ऐसे एक्चुअली लंग, जब आप सांस लेते हो ना, तो लंग आपस में घिस सकते हैं। तो इन लंग्स के और इसके बीच में ना, हमारे देखो ये लंग्स के बीच में ना एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, देख पा रहे हो आप लोग ये। तो ये जो हमारे पास लंग्स है और ये जो हमारे पास रिब है ना, तो इनके बीच में ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, तो इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। मेरे ये हाथ है, मैं ऐसे करूंगा तो घर्षण हो रहा है, घर्षण का मतलब फ्रिक्शन। लेकिन अगर मेरे हाथ के बीच में एक लिक्विड आ जाए, तो क्या अब फ्रिक्शन होगा? कम हो No, sir. जाएगा। कम हो जाएगा या होगा ही नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप से। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता है, क्योंकि आप लोग सांस लेते हैं तो वो हार्ड, आई मीन जो लंग है वो ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रिक्शन होता है उसमें। तो इस चीज से बचने के लिए प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ मसल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि अभी यहाँ पे दिखा नहीं रखा। तो यहाँ पे ना इस पूरे के पूरे लंग को कौन कवर करके रखता है? इंटरकोस्टल मसल्स। सारे बच्चे बोले एक बार, इंटरकोस्टल मसल्स। Intercostal muscles. यस, तो ये लंग्स के हमारे पास क्या किसकी सराउंडिंग होती है? इंटरकोस्टल मसल्स की, मसल से कांटेक्ट में होता है ये, तो यू शुड नो इट। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है देखो, तो लोकेशन क्या है, देखो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पीछे का सिस्टम होता है ये सर्वाइकल वर्टेब्रे होता है। उसके बाद ये मेरे पास जो आता है ना, ये रिब्स, देखो ये पीछे से रिब्स निकल लिए हैं, और ये आगे यहाँ पे ना क्या होता है, स्टर्नम होता है, आगे की साइड ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आगे की साइड स्टर्नम होता है, तो पीछे से रिब्स वर्टेब्रल कॉलम से निकलते हुए स्टर्नम के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो ये रिब्स होती हैं, और नीचे की साइड तो डायफ्राम होता ही है। यहाँ पे इस साइड तो रिब्स ही, जरा टच करके देखो, आपको रिब्स का एहसास होगा। यहाँ पे पीछे की साइड डॉर्सल का मतलब वर्टेब्रल कॉलम, और आगे की साइड क्या है, स्टर्नम है, वेंट्रल साइड। तो ये पूरा का पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक पूरा का पूरा एक ऐसा केज बन रहा है। केज का मतलब पूरा एक जाल है, ऐसे जैसे हड्डियों का ढांचा देखो होगा आपने। तो इस साइड पूरा का पूरा रिब्स का सिस्टम होता है, राइट। पेट के अंदर तो वो पूरा पेट है, पेट में कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है, कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम है हड्डियों का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा सा भी आपने, तो इसके अंदर जो कैविटी है, जो इसके अंदर का जो स्पेस है ना, इस पूरे केज के अंदर का, इसको आप लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। जस्ट से थोरैसिक कैविटी। Thoracic cavity. तो ये थोरैसिक, जब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सांस ले रहा हूँ, तो सांस ले रहा हूँ, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा. ऑफ कोर्स। और जब मैं सांस को बाहर निकालो, तो मेरी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम या ज्यादा? कम। Come. ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब ब्रीदिंग पे आते हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, बाल्स लॉ यूज होता है यहाँ पे। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि डायफ्राम नीचे आएगा, रिब से बाहर की साइड निकल के आएंगी। देखो लिखा भी है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, ठीक है। तो एन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो ये अंदर की रिलैक्स करती है, बाहर वाली कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इंटरकोस्टल मसल की पूरा ऐसा नेटवर्क है, तो एक अंदर वाली है, एक बाहर वाली है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ही ध्यान रखना है कि इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं हमारे पास, बाहर वाली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अंदर वाली रिलैक्स कर रही है। तो उससे क्या होता है कि बाहर की साइड सिस्टम निकल के आता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल का लेयर है इनर और आउटर। डायफ्राम ऑब्वियसली बात है फ्लैट हो जाएगा, एकदम नीचे की साइड आएगा, तो इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। बहुत सिस्टम बहुत ही इजी सिस्टम है ये। एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है, इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव का मतलब ये कोई फ्री में नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी सांस लेने में यूटिलाइज हो रही है। इसको हम रेस्पिरेशन लॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी लग रही है आपकी, ठीक है बच्चे।
ओके सर। ऐसे मेरे पास एक्सपिरेशन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपिरेशन में सांस निकालने में कोई एनर्जी नहीं लगती, इंटरकोस्टल मसल अंदर के कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाहर वाले रिलैक्स करती है, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायफ्राम रिलैक्स करता है, पूरा वैसे जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। अंदर का वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, तो सारी की सारी सांस बाहर आ जाएगी, एयर इज पुल्ड आउट, फोर्स्ड आउट। बहुत सिस्टम। तो अब पूरा का पूरा प्रोसेस अगर मैं देखता हूँ कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो ये किस तरीके से फॉलो अप हो रहा है। तो अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, ये सब नेम है, ध्यान रखने। नेसोफेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद सबसे लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वुलाई। ठीक है, सो इट इज द pathway by which you are taking air inside in your body. ठीक है, just learn this. Learn it. Now if I ask you breathing and cellular respiration के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप क्या बोलोगे पहले पहले बच्चों? सर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और ब्रीदिंग में खाली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कौन सा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन। यस, इसमें क्या हो गया भाई, इट इज एनर्जी यूज्ड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ब्रीदिंग में यहाँ पे एनर्जी निकल के आती है, आप लोग जानते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सांस लेने में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है जो कि आउटसाइड द सेल होता है। ठीक है, ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि इनसाइड द सेल होता है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है नॉर्मल, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यू ऑलरेडी नो इट। दिस इज ब्रीदिंग एंड दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। गॉट इट एवरीबॉडी? तो सिंपल छोटा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ब्रीदिंग, और लेकिन जहां पे एयर अंदर जा रही है और वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ओके, any doubt here everyone? नो सर। Riya, can you explain the process of inspiration? Inspiration. सर आप इंस्पिरेशन पूछे, रेस्पिरेशन पूछ रहे हैं? Inspiration. Inspiration. Yes, Riya, inspiration. रिया तो बात ही नहीं करती, कोई पनिशमेंट नहीं है रिया। सब breathing in air. क्या बोली है बच्ची? ओके, हर्षिता तुम बताओ इंस्पिरेशन कैसे होता है? यस सर। तो जब हम तुम्हारा छोटे भाई बहन है क्या हर्षिता? यस सर। ओके, वो तंग कर रहा है ना, आई गेस। यस सर। ओके ओके, यस यस से। सर इंस्पिरेशन में हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसी कारण जो एयर होती है वो बाहर से अंदर आती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, गुड, सही है बिल्कुल।
ठीक है प्यारी बच्ची रिया, Yes. रिया भी एक सवाल और, ये ब्रीदिंग और ये रेस्पिरेशन के बीच, नहीं ब्रीदिंग और ये इनर वाला जो रेस्पिरेशन है, साइडर रेस्पिरेशन है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? रिया तुम सो रही हो? No, sir. तो फिर ध्यान किधर है तुम्हारा? इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बहुत बच्चों वाली चीजें पूछ रहा हूं मैं। तबीयत खराब है तुम्हारी? No, sir. अरे तो फिर क्या बात है? कुछ और बात है जो तुम शेयर करना चाहो हमसे? हमारे टाइप की समस्या दूर करते हैं। पूछो पूछो नहीं तो मैं शर्मा। बता रही थी आंसर। अच्छा ओके, या मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ा रहा हूँ क्या? मुझे तो नहीं लगता मैं इतना कोई खतरनाक वे में पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर। ठीक है ओके, तो बहुत ही सिंपल सा वे है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है एवरीवन। तो ठीक है, ये तो था हमारे पास एक पूरा जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है रिस्पिरेशन के बारे में। तो मैं सन्नी के पास आना चाहूंगा। सन्नी आयु देव। यस सर। सनी ये जो हमारे पास लैरिंग्स होता है और फेरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स फेरिंग्स एक जैसे नहीं लग रहे? लैरिंग्स और फेरिंग्स एक जैसे नहीं है? अरे बोलो। नो सर। तो फिर क्या डिफरेंस है? सर ये वो मस्कुलर ट्यूब होती है जो पैसेज वे फॉर एयर, फूड एंड लिक्विड में हेल्प करती है। ये सर अच्छा नोज और माउथ में वो होता है लोकेटेड। सर मतलब कनेक्ट करता है ओरल कैविटी और उसको लंग्स के साथ, वेंट पाइप। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? ओके, फेरिंग्स और लैरिंग्स में एक डिफरेंस बता दो बस सनी। फेरिंग्स में और लैरिंग्स में एक डिफरेंस। ये मत बोलना कि दोनों का नाम सेम है, आगे एल लगा हुआ है, क्या टी लगा हुआ है। सर जो फेरिंग्स है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अच्छा, आर यू श्योर? क्योंकि मुझे नहीं हाँ लगता ऐसा है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट सनी, यू आर रॉन्ग। सर लार्निक्स ईसोफेगस का है। भाई फेरिंग्स जो है वो कॉमन ट्यूब है। फेरिंग्स यहाँ पर है, वो कॉमन ट्यूब है रिस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की। सॉरी। तो फेरिंग्स आगे जाके ईसोफेगस में भी जा रहा है और यही फेरिंग्स आगे जाके लैरिंग्स में भी जा रहा है। तो फेरिंग इज अ कॉमन ट्यूब, यू नो इट और नॉट एवरीवन? फेरिंग्स एक कॉमन ट्यूब, कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके दोनों हिस्सों में जाएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, ये रिस्पिरेशन का पार्ट है और वो फूड पाइप अपना अलग पार्ट है। ठीक है, नहीं आया समझ? यस सर। तो फेरिंग्स तो भाई कॉमन ट्यूब होता है, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि ये कॉमन ट्यूब है। ओके, तो प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है, ये तो था हमारे पास एक जनरल सी बात है। अच्छा एक सेकंड सानवी, ये ट्रैकिया के पास कुछ स्ट्रक्चर होता है क्या इसको कवर करने के लिए? Yes, sir. Ringed क्या होता है ये? cartilages. क्या होता है ये? Ringed cartilages. क्यों होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? सर ताकि एब्सेंस ऑफ एयर में ये कोलैप्स ना कर जाए। एब्सेंस ऑफ एयर में? कब होता है एब्सेंस ऑफ एयर हमारी बॉडी में? सर ब्रीदिंग के प्रेजेंस टाइम। ऑफ एयर में ही होगा। कैन वी से एक्सपीरेशन में? यस सर। क्योंकि जब तुम सांस बाहर निकाल ले तो चिपक सकता है ना, जब गुब्बारे में से हवा निकलती है तो दोनों चिपक जाती है ना अंदर की। यस सर। ओके ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे ना, जब भी आप किसी भी रेस्पिरेटरी डॉक्टर को दिखाओगे, ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन से डील करते हैं, तो अब ना कुछ ना वो ना ये सब चीजें नोट करते हैं कि आपके क्या वॉल्यूम है और क्या कैपेसिटीज है। तो ना ये कुछ वॉल्यूम है, जैसे आप लोग पहले प्लस माइनस सीखते हो और फिर आप एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हो। तो अब ना पहले हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम्स का यूज करके हमारे पास क्या बनता है, कैपेसिटी बनता है। तो ये एयर ऑफ, लाइक ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम्स ऑफ एयर है कि आपने कितना लिया, कितना निकाला, कितना अंदर रह गया,
ठीक है, कितना टोटल होता है, तो ये सब चीजें। तो सबसे पहला जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये कुछ ऐसी चीजें जो इससे पहले शायद आपने ना पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे फाउंडेशन के अगर हैं यहाँ पे तो उन्होंने पढ़ लिया होगा 10th में ही। तो टाइडल वॉल्यूम मेरे पास है। तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं कि जस्ट रिलैक्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नॉर्मली आप कितनी एयर ले रहे हैं और कितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं, टोटल कितनी आपने एयर अंदर ली नॉर्मली बातें करते करते, और मैंने कितनी बाहर निकाल दी, तो ये जो वॉल्यूम आता है, ठीक है, इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है हर्षिता, सो कैन आई से द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, मतलब आपने कितना अंदर लिया, एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल Normal. ब्रीदिंग। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल और एफर्टलेस भी बोल सकते हैं क्या? जब आप सोचने लगते हैं ना, तो आप पता है आपका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जब आप अपने सांस पे फोकस करते हैं ना, तो फिर वो ज्यादा कम हो सकती है। नॉर्मली अगर आपका ध्यान, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका ध्यान पढ़ने पे, और नॉर्मली उस टाइम पे आप जितना ले रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चे, और इसका जो वॉल्यूम हमने देखा है अप्रोक्सीमेट, ऑल्दो हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो ये 500 ml आता है एक एडल्ट का। अभी आप लोग एडल्ट नहीं बने हैं, लेकिन ये ऐसा है एडल्ट, तो ये 500 ml। ठीक है बच्चे, सानी, रिया, प्यारी बच्ची, यस सर। विधि हमेशा चली जाती है, बस ये स्टार्टिंग में आती है, काइंड ऑफ मुंह दिखाई, और उसके बाद चली जाती है प्यारी बच्ची। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टाइडल वॉल्यूम। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अब ये नॉर्मल के बाद आप लोग कितनी लंबी सांस एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं, ऐसे पेट को हिलाते हैं ना, वो एकदम धुक 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 आवाज आती है। देखा है कभी किसी ने आस्था का चैनल? ठीक है, अरे आस्था मतलब आस्था का चैनल, वो आस्था लिखा रहता है उसपे। और Yes, इंडिया sir. टीवी वाले तो है ही सबसे बड़े भक्त बाबा रामदेव जी के। इंडिया टीवी पे इंडिया टीवी वालों का महागठबंधन है बाबा जी से। सर वो मोस्ट सुबह ऑफ द सुबह टाइम, आता है ना 8 बजे। हाँ अच्छा तुम करती हो, वेरी गुड, योग करनी यस चाहिए, सर। बहुत अच्छी बात, करनी चाहिए फिर, सर करनी चाहिए, योगा सुबह अच्छी नहीं बात उठा है। जाता, शाम को कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहता है सिस्टम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हमारे पास है, IRV से बोलते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम के बाद आप कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, IRV। सो द एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तुम लोग मतलब बहुत ही वो हो गए हो ना, तुम लोग वीडियो ऑन नहीं करते हो ना। मैं आज तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा कि क्या रीजन है कि आप लोग ऐसे वीडियो को ऑफ रखते हैं, मतलब किस चीज की शर्म आती है आप लोगों को? मेकअप खत्म हो गया आप लोगों का है, या लेटे लेटे क्लास कर रहे हो? वॉशरूम में तो नहीं है तुम लोग कहीं है? नेल पॉलिश लगा रहा होगा कोई, अपने बाल बना रही होगी, राइट, कोई स्वेटर बुन रहा होगा, वो आती है ना वो डंडी को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक तीर से दो शिकार। और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ, ये लोग बोला इनका 2 मिनट तो इस बीच देते हैं, कुछ फर्क तो है नहीं, छोड़ना कौन कर रहा है, और जरा 2 मिनट बाद ये ऑफ कर लेंगे, मुझे पता है। इनको लग रहा है कि मेरा ध्यान तो कहीं जाता नहीं है, मैं सब चीजें भूल जाता हूँ, पर ध्यान रखना, एक एक चीज नोट करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, और सन्नी तो एकदम हो गए, लड़कियां तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लड़के थोड़ी मानेंगे, एक अकेला लगा हूं मैं यहाँ पे। तो इस कॉल्ड IRV, ठीक है। तो नॉर्मल के बाद आप एक्स्ट्रा कितनी एयर को खींच पाते हैं, तो उसे हम IRV बोलते हैं, और एक्स्ट्रा ज्यादा आती है, ध्यान रखना। नॉर्मल तो थोड़ी थोड़ी आती रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा काफी आती है जब तुम फोकस करके लेते हो। तो ये अराउंड आता है 2500 से 3000 तक, मतलब 2500 to 3000 ml तक, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आ गया, IRV इज डैश टाइम्स द टाइडल वॉल्यूम, तो कितने टाइम ज्यादा ये, 5 to 6 टाइम, 6 to 7 टाइम, 7 to 8 टाइम, या नॉन ऑफ दीज? अच्छा इनकी मैथ कमजोर है, सॉरी 5 to 6 times. 5 to 6 टाइम हो गया ना,
अरे टाइटल 500 है, ये 2500 है, यस सर। तो ये 5 to 6 टाइम हुआ ना इसका। टेबल भी नहीं आती, बताओ 5 की। 5×5 नहीं सुना कभी किसी ने? 5×25 5×6 30, 5 5 25। तो इसलिए ये हमारे पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से अब ये तो आपने एक्स्ट्रा लिया, अब इसी तरीके से सांस को आपको बाहर निकालना है, ठीक है, ज्यादा तेजी से मत निकालना। तो हमारे पास क्या है, तो हमें एयर थोड़ी सी बाहर निकालना है, थोड़ा स्लोली स्लोली। तो ये हमारे पास है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सी का मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं ERV, प्यारे प्यारे बच्चे। अब ये क्या होता है, क्या कोई सोच सकता है, गैस मार सकता है? रिया गैस मारेगी, वो कह रही है मेरे को, मैं सो रही हूँ, मेरे को सोने दो। यस रिया, क्या तुम गैस कर सकती हो क्या होगा ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? आई एम वेरी बैड इन गेसिंग द थिंग्स। रिया तुम हो यहाँ पे? एटलीस्ट हाँ हूँ कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके, तो गैस करो। सेम पहले जैसा ही है, तो कह रही है वही लिख दो फिर। तो जो चीज तुमने पहले करी थी नॉर्मल में, आपने कितनी एक्स्ट्रा एयर अंदर ली, अब बस नॉर्मल के आगे आप कितना बाहर निकाल देते हो, वही ERV होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be taken out या that can be breathed out। सनी तुम हो यहाँ पे? देखो यहाँ पे है ही नहीं बच्चे। नो सर। तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने एकदम सन्नाटे में क्यों? एकदम ऐसे अग्निपथ, ये क्या हो रहा है? अमिताभ बच्चन के फैन हो? ये 10th 9th 10th क्लास के अंदर इतना हंगामा मचा रखा था, और 11th क्लास में आते पता नहीं से क्या हो गया। कुछ हुआ है क्या तुम्हारी लाइफ में? है? अच्छी बात है, नीट की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी कि नीट की तैयारी डिप्रेशन में योगी की जाती है। डिप्रेशन में आना और नीट की तैयारी करना तो अलग बात है। कोरिलेट मत कर लेना कि नहीं नीट की तैयारी ऐसी होती है एकदम चुपचाप अग्निपथ, ये सब कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो? अच्छा एग्जाम चल रहा है, टेंशन में हो? यस सर। ये टेंशन में है ये। तो एग्जाम से पहले भी तो तुम ऐसे ही थे। एग्जाम से पहले एग्जाम की टेंशन, और एग्जाम में तो होती टेंशन, तो फिर तो ऐसे निकल जाएगा पूरा साल। बताओ सदाम तुम्हें याद कर रहा था क्लास के अंदर कि सनी नहीं आता, बोर हो गया, वो दूसरा दोस्त बन गया उसका, वो जो आया नया एक सेजल नाम का, क्या नाम है उसका, सहज। बताओ, पर चलो ठीक है, इट्स फाइन। तो ये हमारे पास ERV हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है रिया? यस सर। Yes. ओके, तो क्या डिफरेंस है जरा रिया बताना एक बार, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी में, ERV और ये IRV में। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ही क्या बोलेगी। जानी बच्चों को क्या हो गया, टॉपर टॉपर बच्चों के लिए कैसे कर रहे हैं आजकल। देखो ये रिप्लाई नहीं कर रही, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में कोई क्या कर लेगा, घर में अपना राज है, बोलने तो टीचर को। ऐसा चलता रहा तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन रिया नहीं बोलेगी, ठीक है, इट्स फाइन रिया। अब आ रहा है हमारे पास D, रेजिडुअल वॉल्यूम। पिटाई पिटाई तो नहीं हुई तुम्हारे घर पे? मुझे लग रहा है पेरेंट्स पिटाई कर रहे हैं आजकल बच्चों की। और ये गुस्सा हमारे पे निकाल रहे हैं कि हम नहीं जवाब देंगे। तो ये हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी एयर। देखो आप लोगों ने पूरी तरीके से सांस बाहर निकाल दी, तो क्या सारी सांस बाहर निकाल दी तो क्या एयर बची ही नहीं आपके लंग्स में? क्या लंग बिल्कुल चिपक गए ऐसे? क्या ऐसा कभी देखा है किसी ने कि लड़के ने पूरी सांस बाहर निकाल दी और उसका पूरा लंग चिपक गया आपस में, एक पेपर जैसा हो गया? वो ये कार्टूनों में होता है, वो जो टॉम एंड जेरी करते हैं ना, सारी सांस निकालता है, पतला सा हो जाता है, वो लाल मुंह हो जाता है उसका, पर ऐसा रियल में नहीं होता सर। हमेशा अगर तुम कितनी भी सांस बाहर निकाल दो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर रहेगा ही रहेगा, तो वो रहेगा ही रहेगा, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो होता है 1100, ठीक है, जो आप यूजुअली जागरण में देते हो, ठीक है। तो कभी कभी आपको बर्थडे में ही मिलते हैं 1100 रुपए,
सो ये हमारे पास पहले तो 11 रुपए मिलते थे हमारे टाइम में, अब तो चलो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बच्चों को मजा आ जाता है। पहले हम लोगों को बर्थडे पे 11 रुपए मिलते थे, ठीक है। तो आपके समय में 11 रुपए की भी वैल्यू थी। हाँ हाँ वो अलग बात है, पर ठीक है फिर भी 11 रुपए बहुत बड़ी चीज थी हमारी, लेकिन ये तो रोज बर्थडे है, रोज 11 रुपए मिले। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, इवन उस टाइम पे 10 रुपए की ज्योमेट्री आती थी, ठीक है, जिसके ऊपर एक वो बना होता था आर्मी, ठीक है, और उसके अंदर सब कुछ होता है, मतलब ये तुम्हारा कंपास स्केल स्केल पूरा, और इतने सारे लोग फ्रेंड तक गिफ्ट देते थे, इतना अच्छा लगता था, पूरा कलेक्शन हो जाता मेरे पास ज्योमेट्री का, और मैं उसको किसी को टच नहीं करने देता था, डोंट टच इट, ठीक है, पूरा का पूरा साल में से यूज करता था। लेकिन अब तो ठीक है, तुम लोग गिफ्ट जब तुम्हारे बर्थडे पार्टी तो क्या देते हो तुम आपस में दूसरे को, कुछ गिफ्ट देते भी है तुम लोग? नहीं देते ना? देते हैं सर। देते हो, क्या तो देते हो तुम पार्टी लोग? मांगते हैं, पार्टी। पार्टी तो ठीक है, पार्टी तो हमसे ही मांगते थे, पार्टी तो हम देते ही थे, लेकिन गिफ्ट में क्या देते हो? नेल पॉलिश तो नहीं देते? लड़कियां तो यही देती हैं शायद, नहीं सर। इयरिंग नहीं सर, वेयरिंग ये कड़ा। गिफ्ट कोई नहीं देता। ओके ओके चलो ठीक है, तो तुम बता भी नहीं रहे हो तुम क्या देते हो? चिमटी बालू वाली वो कह रही हाँ यही दे देती ठीक है चलो आते टॉपिक के ऊपर। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग्स even after forceful एक्सपिरेशन, ठीक है, अगर आप नॉर्मली एक्सपिरेशन आपने कर दिया है तो कुछ अमाउंट हमेशा अंदर रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है हमारे पास पहले पहले बच्चों? 1100 ml से 1200 ml तक रहता है, ठीक है रिया, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, आप लोगों को याद रखना है, गॉट इट। तो प्यारे बच्चों हमने कितने वॉल्यूम पढ़े अभी? हमने 3 पढ़े ना, 4 पढ़े ना, एक चार। नॉर्मल वाला टाइडल वॉल्यूम, एक जबरदस्ती अंदर लेने वाला, एक जबरदस्ती बाहर निकालने वाला, और एक लास्ट वाला जो रह जाता है लंग्स के अंदर, राइट। अब इन वॉल्यूम का यूज करके ना हमारे पास बनेगी कैपेसिटीज। ये कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटीज इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद तुम्हें नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बच्चे का यहाँ तो पता करना भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम है आईसी, ठीक है। तो जब मैं आईसी पे आऊंगा तो आईसी एक तरह से क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। देखो एक तो नॉर्मली सांस में लेता ही हूं अंदर, ऊपर से अगर मैं एक्स्ट्रा भी ले लूं तो ये टोटल एयर अंदर आ गई, नहीं आ गई टोटल कैपेसिटी। मुझे एक बात बताओ, हर्षिता को मान लो मंथली स्टीपेंड मिलता है स्कूल से, स्कॉलरशिप मिलती है मान लो, ठीक है, मान लो स्टीपेंड मिल रहा है इसको 500 रुपए का हर महीने, लेकिन फाइनली इसका एक दिन बर्थडे हुआ, बर्थडे में इसको बहुत सारा पैसा मिल गया, 10,000 रुपए जोड़ लिए लोग, पता नहीं कहां से गिफ्ट आ गया। तो अब उस महीने में इसका जो वो होगा, मतलब जो अमाउंट होगा इसके पास, वो ज्यादा हो गया कम हो गया? ज्यादा हो गया ना। तो टोटल अमाउंट देखिए ना, कि कोई पूछेगा तुम्हारे पास टोटल कितनी कैपेसिटी है पैसे की, तो ये टोटल बताएगी या सिर्फ वो बताएगी जो स्टिपेंड आ रहा है? टोटल बताएगी, तो वही वाली बात तो हो गई। तो इस आईसी का मतलब क्या हो गया? कैन वी से दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन कंप्लीटली, पूरा डिस्टेंस तक, पूरा मैक्सिमम लेवल तक। सारे बच्चे एक बार लिखें, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन breathe into the lungs to a maximum level. breathe the volume of air that can be breathed in into the lungs to a maximum level, it is called inspiratory capacity। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IC is equal to TV plus IRV। तो टीवी का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम, और एक है मेरे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो नॉर्मल और एक्स्ट्रा वाला, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो आप फिर एक चीज तो इजीली, जब ये आईसी है तो क्या आप लोग ईसी बता सकते हैं? एक बच्चे कह रही है इलेक्शन कमीशन, नहीं एसएसटी नहीं है, तो ईसी क्या होगा? टीवी प्लस ईआरवी। ना वैसे क्या होगा इंग्लिश में? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर?
वॉल्यूम ऑफ टीवी एयर प्लस ईआरवी। वेरी गुड, टीवी प्लस ईआरवी, राइट। नॉर्मल वाला बाहर निकालना और एक्स्ट्रा वाला, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो डेफिनेशन खुद बना लोगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स एट द मैक्सिमम लेवल। नहीं आया समझ? अरे पूरी डेफिनेशन वही तो है, बस बाहर निकालना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स अप टू द मैक्सिमम लेवल। तो ये एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। कैपेसिटी वॉल्यूम से बनता है, ठीक है। कोई भी डाउट इसके अंदर क्या करे बच्चों? ठीक है, तो ये दो कैपेसिटी है। अब देखो एक कैपेसिटी मेरे पास है जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का एक्चुअली में मतलब होता है हमारे पास कि सब कुछ, मान लो मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने आपको बोला बेटा सांस लो जबरदस्ती, और इस जबरदस्ती मैं कह रहा हूं बेटा इतनी जबरदस्ती बाहर भी निकालो, आप लोगों ने बाहर भी निकाला, तो ये टोटल आपका काउंट हुआ, पूरा वॉल्यूम देखा गया डिवाइस के अंदर, तो यही वाइटल कैपेसिटी है। आपने टोटल कितना लिया, टोटल कितना बाहर निकाला, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा ना, इसमें सब कुछ आ गया ना, इसमें नॉर्मल वाला भी आ गया, इसमें एक्स्ट्रा इन वाला भी आ गया और एक्स्ट्रा आउट वाला भी आ गया। नहीं आया समझ? तो वीसी का मतलब, तो वीसी का मतलब वाइस चांसलर नहीं है, वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें नॉर्मल वाला भी आ गया, आपको मैंने बोला था लंबी सांस लो तो आईआरवी भी आ गया, और मैंने बोला बाहर भी निकालो तो ईआरवी भी आ गया, यस और नो? तो डॉक्टर इससे आपका वाइटल कैपेसिटी निकाल लिया। अरे भाई टीवी ईआरवी आईआरवी का वॉल्यूम ऑलरेडी तुम्हें पता है ना, तो कैलकुलेट कर लोगे, ये लिखवाए तो थे। अगर ये वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने लिखवा रखे तो कैपेसिटी निकाल लोगे खुद। तो वाइटल कैपेसिटी में लिखो व्हेन अ पर्सन इनहेल्स with maximum effort and exhale also with the maximum effort. When the person exhale with maximum effort and also exhale with the maximum effort, it is called vital capacity. एक बच्ची ने कहा सर इंग्लिश तो अच्छी कर लो, मैं बताती हूँ। when a person not only inhale at maximum level but also exhale at the maximum level. सर इतना लंबा क्यों लिखना? when a हाँ person इसलिए मैंने inhales लिखा and है। exhales. वेरी गुड, तो ये हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सन्नी, रिया, यस सर। समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। थोड़ा क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, सिर्फ बताना एक बार। सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा। अरे भाई बहुत इजी चीज समझा रहा हूँ मैं ये। सानवी तुम बताओ जरा इसे। सर डेफिनेशन ना? डेफिनेशन समझाओ, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। ओह अच्छा। सर उसमें बेसिकली हमें बता रहे हैं कि हमने जितना सांस अंदर लिया और जितना सांस बाहर आया उसका पूरा वॉल्यूम वाइटल ये कैपेसिटी। नॉर्मल ब्रीदिंग था या एक्स्ट्रा भी काउंट होगा? एक्स्ट्रा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। अच्छा ये था, अब समझ में आया। देखिए तो नॉर्मल तो हमें लेना ही है, नॉर्मल के अलावा हमें एक्स्ट्रा वाला भी, इन वाला भी लेना है और एक्स्ट्रा आउट वाला भी लेना है, ठीक है। तो टीवी का मतलब नॉर्मल, ये टीवी वो टीवी नहीं है कि हो तुम्हें टीवी हो गया, वो टीबी होता है। ये टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ये आईआरवी का मतलब इनहेल एक्स्ट्रा कितना किया और आईआरवी का मतलब एक्सहेल कितना एक्स्ट्रा किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वीसी वाइटल कैपेसिटी। गॉट इट एवरीवन? ओके। यस। अब एक आ रहा है हमारे पास फंक्शनल, ये ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि अब इसके बाद ना बच्चों को थोड़ा लगता है कि अब यार इतना सारा कौन याद करेगा, तो बस एक यही वाला है जो बच्चे भूल जाते हैं। तो अब तक तो बहुत इजी था, बस एक ये वाला ध्यान और रखना है तुम्हें, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगा ना, हम कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखो, अब ये ना एक्चुअली में क्या है कि कोई भी पर्सन जब एक सांस लेता है, ठीक है, और वो नॉर्मली सांस बाहर भी निकालना है, तो जब वो नॉर्मली सांस ले रहा है, नॉर्मली बाहर निकाल रहा है, तो हमारे लंग्स के अंदर ना कुछ अमाउंट में एयर जो है ना वो ट्रैप रहती है नॉर्मली। क्यों? देखो जरा ध्यान से सुनना,
एक तो एयर वो है, जैसे मैं भी नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं नॉर्मली ले रहा हूँ अभी, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक तो वो है जो मैं नॉर्मली निकाल रहा हूँ, और एक मेरे लंग्स के अंदर ऑलरेडी एक रिजर्व है, ठीक है। तो अब एक सेकंड ध्यान सुना कर थे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का एक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मली जो मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं पूरी ताकत से, और ऊपर से जो मेरे अंदर स्टोरेज है, मतलब अगर तुम किसी के लंग्स को पिचका दो तो टोटल कितनी एयर बाहर निकल के आएगी वो है। मान लो कोई इंसान रेल की पटरी पे लेट गया और रेल की पटरी उसको एकदम पिचकाते चली गई, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर की लैंग्वेज में तो देखो क्या हुआ है। तो अगर उसका लंग पूरी तरीके से तुमने पिचका दिया, तो एक तो नॉर्मल सांस जो बाहर निकल के आती है, ऊपर से जो अंदर का स्टोरेज है वो भी तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल। तो फंक्शनल रेजिडुअल क्या होता है, एक तो रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर रिजर्व है, राइट, एक तो जो लंग्स के अंदर हमेशा होता ही है, और एक जो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते थे, ERV। तो ये बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक जो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते थे, प्लस लंग के अंदर जितना स्टोरेज होता है, मतलब सब कुछ ले लिया, सब कुछ। मान लो किसी के घर में अभी राइट, जैसे मान लो हर्षा के घर में चोरी हो गई, मान लो बाई चांस ऐसा होना, ठीक है, मान लो, तो हमने कहा हर्षिता पैसे निकालो, कितने तुम्हारे पर्स में पैसे, तो इसके पर्स वाले तो ले ही लिए चोरों ने, ऊपर से जो इसकी अलमीरा में पैसे थे वो भी ले लिए, तो दोनों हो गया ना। तो अलमीरा वाला इसका रिजर्व वॉल्यूम था ना, कि वो तो सेफ रहेगा, गुल्लक भी तोड़ ली, पिगी बैंक तोड़ दिया इसका, वो भी ले गए, तो इसका मतलब फिर तो वो सब कुछ ही ले गए फिर, तो वो वाला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। और बस अब एक लास्ट और कुछ नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी में जितनी भी होती है ना सब ले लो, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, जितने भी वॉल्यूम तुमने पढ़े सबको ऐड कर दो बस, टोटल लंग कैपेसिटी, ये कुछ नहीं है, ये बस कुछ नहीं है, मतलब नथिंग। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है, ये तो मजाक हो रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी में तो सारे के सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो चारों, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी इंपॉर्टेंट है, इतना लाइटली भी नहीं लेना, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएंगे, ऑल द वॉल्यूम शुड बी इंक्लूडेड, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है आपका, ठीक है बच्चे। जैसे आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देख ले गए, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ऐसे टोटल लंग कैपेसिटी ऑल द वॉल्यूम यू हैव टू इंक्लूड, ठीक है। सनी, रिया प्यारी बच्ची, सानवी, तो ये वॉल्यूम और ये कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, बाकी सब तो याद रहेगा, आई नो दैट। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बच्चे भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना, एक अंदर का से जो रहता है और एक एक्स्ट्रा जितना आप निकाल देते हो, वो दोनों इंक्लूड हो। डन। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी याद रहेगा आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे किस फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, और क्या क्या डिसऑर्डर है। चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।